अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे अवर लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक सेल दिखाई दे रहा हो, जिसमें आप देखें तो ये जो आपके पास जो पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, जो कि हम पढ़कर आए हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड लाइक, ठीक है, ये भी हम पढ़कर आए हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। के अलावा यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये भी हम टॉपिक पीछे पढ़कर आए। देन आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़कर आए हैं। उसके अलावा लाइसोसोम देखें, लाइसोसोम भी पढ़कर आए हैं। ये आपके पास जो बॉडी नजर आ रही है, दिस इज वन इज कॉल्ड लाइसोसोम। एंड ये कुछ बॉडीज हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, या सेंट्रोजोम कहते हैं हम इसे। ये आपके पास एमडीके के टॉपिक इवन नम्स वगैरह में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक में से। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखें, जो कि प्रोटीन बनाता है, वो भी हम पढ़कर आए हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसका काम है, वो हम सब इस लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर आपके पास है नम्स ईटा एमटीकेट, इन सब के लिए वैलिड है, और मैं जितनी भी पॉइंट्स कवर करूंगा इन सब के अकॉर्डिंग ही करूंगा। स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, आप सबको पता है कि न्यूक्लियस जो बेसिकली है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज आपके सेल में अंदर होती हैं वो न्यूक्लियस ही कवर करता है। जिस तरह हम ह्यूमन है तो हमें कंट्रोल, जो हमारी एक्टिविटीज वो कंट्रोल करता है, ठीक है, वो ब्रेन करता है। सिमिलरली जो सेल का ब्रेन होता है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं इट इज द ब्रेन ऑफ अ सेल। ये आपके पास क्या है, ये ब्रेन है सेल का, इज द ब्रेन ऑफ अ सेल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस में से रिलेटेड आती है, वो आपसे पूछा जाता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस किस पोजीशन में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस किस पोजीशन में होता है। अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये बात नोट करें, जो एनिमल सेल होता है, इन एनिमल सेल दे आर सेंट्रल इन पोजीशन। एनिमल सेल के अंदर ये किस पोजीशन में होता है, ये सेंट्रल पोजीशन में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एनिमल सेल है। ठीक है, चलें हम इसको एक, ये आपके पास क्या है, एक एनिमल सेल है। तो इसके दरमियान, इसके जो सेंटर में जो आपको चीज नजर आएगी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर आपको कहां पर नजर आएगा, सेंट्रल पोजीशन के अंदर। अगर बेटा आपसे पूछा जाए प्लांट सेल के अंदर बताए, प्लांट सेल, प्लांट सेल में आपको नजर आएगा किसी कॉर्नर की तरफ। ठीक है, किसी कॉर्नर की तरफ आपको नजर आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों नजर आता है, सेंटर में क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास मेच्योर प्लांट सेल होते हैं, वहां पर बेसिकली आपके पास होता है लार्ज वैक्यूल।
उस वैक्यूल होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था, लेकिन क्या हो जाता है, वो कॉर्नर की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैंने बनाया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल की वजह से इसको कॉर्नर की तरफ जाना पड़ता है प्लांट सेल के अंदर। ये रीजन भी आपसे पूछा जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। तो एनिमल सेल के अंदर कहाँ मिलेगा आपको, सेंट्रल पोजीशन में। ठीक है, अच्छा यहां पर भी मैं बता दूं प्लांट सेल के बारे में। इन प्लांट सेल द न्यूक्लियस और टू पेरिफेरल पोजीशन। ठीक है, पेरिफेरल पोजीशन में ये बेसिकली चला जाता है न्यूक्लियस। किस वजह से, ये आपसे पूछा जाता है क्यों जाता है, तो ये बात भी नोट कर लें। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल के प्रेजेंस होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल पार्ट में चला जाता है। अब बेटे यहां पर एक और चीज भी आप नोट कर लें। ठीक है, इस एनिमल सेल से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको। एनिमल सेल से रिलेटेड मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर बॉक्स के फॉर्म में एक चीज मेंशन करूंगा, आप उसको नोट कर लें। एक एक्सेप्शन के थ्रू आप उसको नोट कर लें। हमारा जो चैप्टर है स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम वाला, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि न्यूक्लियस में आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, इस वजह से मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल सिस्टम के अंदर जो आपके पास स्केलेटल मसल्स होता है। ठीक है, उसके अराउंड लेयर्स होती हैं। फिर जब आप स्केलेटल मसल्स को और ज्यादा उसके अंदर जाओगे, उसके एनाटॉमी को पढ़ोगे, देन स्केलेटल मसल सिस्टम में आपको मिलेगा फेजिकुलर, जिसको हम कहते हैं मसल ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे मसल फाइबर। तो सिमिलरली जो आपको मसल फाइबर मिलेगा, तो उसमें ये चीज नोट कर ले, वहां पर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होते। वही बात, ये एक्सेप्शन है। एनिमल सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में मिलेगा, जबकि जो एनिमल सेल के अंदर जो मसल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि आपकी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करें। आपको कोई भी चीज उठानी है कहीं से, फॉर एग्जाम्पल आपको बायोलॉजी की बुक उठानी है, ठीक है, या किसी जगह पर रखना है, तो जो मसल्स यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम इस मसल्स को कहते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, और जो काम वो खुद से कर रहे हैं, इस वजह से दैट मीन वो मसल जो फंक्शन अपने अकॉर्डिंग करे, हम उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। उस कैटेगरी में आपके पास आता है स्मूथ मसल। ठीक है, और कार्डिक मसल भी आपके पास क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो ये चीज आप जरूर नोट कर लें एनिमल सेल के अंदर। यहां पर एक एक्सेप्शन की फॉर्म में मैं मेंशन करूंगा। में आपके पास आता है स्केलेटल मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल सेल है, वहां पर आपको सेंट्रल पोजीशन में न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, अब आता हूं नेक्स्ट, जो आपके पास मुझे यहां पर पॉइंट मेंशन करनी है, वो ये कि कोई नेचुरल रूल नहीं है कि आपको न्यूक्लियस हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में मिलेगा। ये कोई भी आपके पास नेचुरल रूल, यूनिवर्सल रूल नहीं है। न्यूक्लियस आपको स्फेरिकल फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है, इरेगुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, रेगुलर फॉर्म में भी मिल सकता है। तो ये चीज नोट कर लें। ठीक है, द न्यूक्लियस मे बी स्फेरिकल और रेगुलर इन शेप। ठीक है, ये बात आप जरूर नोट कर दें। अब मैं आता हूं कुछ टर्म्स है न्यूक्लियस रिलेटेड, उनके बारे में हम डील करते हैं। ठीक है,
लेकिन एक बात और यहाँ पर मुझे नोट करवानी है आपको कि जो आपके पास न्यूक्लियस है ये कब विजिबल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस आपके पास कब विजिबल होता है, तो वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, जो न्यूक्लियस बेटे आपके पास विजिबल होता है, न्यूक्लियस विजिबल ओनली नॉन डिवाइडिंग सेल, वो सेल जो डिवाइड नहीं हो रहे, वो सेल जो डिवाइड नहीं हो रहे वहां पर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, ठीक है। विजिबल तभी होगा जब आपके पास न्यूक्लियस जो है, जब आपके पास न्यूक्लियस जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर हो, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा। तो ये बात जरूर नोट कर दें, ऐसा ना हो एग्जामिनर आपसे पूछे न्यूक्लियस विल विजिबल इन व्हिच आर द फॉलोइंग सेल, डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमेशा ये बात नोट कर लें, हमेशा नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको नजर आता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं आता हूं एक कुछ और चीजें, ठीक है, नीचे मेंशन करता हूं। आपके पास कुछ टर्म्स मेंशन की जाती हैं, लाइक मेंशन किया जाता है मोनो न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इन टर्म का क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पर डील करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आप जरूर नोट कर दें, सिलेक्टेड एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर के अंदर। कोई भी चीज मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता हूं तो आप उनको सीरियसली नोट किया करें, जितने भी लेक्चर्स आपको डिलीवर करते हैं उनको जरूर नोट किया करें, नोट्स बनाया करें, ठीक है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब टर्म्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोन्यूक्लिएट की। मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास होता है वो होता है बाय न्यूक्लिएट। थर्ड पे आपके पास होता है मल्टी न्यूक्लिएट। अब आप सबको जब आप इनको रीड करेंगे तो आप इनको डिवाइड करें दो वर्ड के अंदर, मोनो न्यूक्लिएट, बाय न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। अब आप सबको पता है कि मोनो का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा, तो हम उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। कोई भी सेल हो जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस हो, कोई भी सेल है जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अगर पूछा जाए आपके पास दो न्यूक्लियस है, देन दिस इज कॉल्ड बाय न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कब होगा आपके पास, ये तब होगा जब आपके पास मोर देन टू न्यूक्लियस हो किसी सेल के अंदर, दो से ज्यादा हो, देन आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई आपको। उसके अलावा ये बात भी नोट कर लें, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है, कि आपके पास यूकैरियोटिक सेल में हर जगह आपको न्यूक्लियस मिलेगा। कुछ ऐसे सेल भी हैं जहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। यहां पर अब मैं नीचे बताने जा रहा हूं, आप उसको भी नोट कर लें। में आपसे 100% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, अब चाहे 2025 में पूछें या 2026 में या 2028 में पूछें, ठीक है। जितने भी एमडीकेट हैं आगे जितने भी हो गए सबके लिए यही लेक्चर आपके लिए इनफ है। इसी वजह से आपको कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर आप जो भी आपको टिप्स दी जाती है उसको फॉलो करते हो, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले ये चीज नोट कर लें, जो आपके पास एक मेच्योर फ्लोइम सिव ट्यूब जो एलिमेंट होता है प्लांट के अंदर, क्या बोला मैंने, मेच्योर फ्लोइम सिव ट्यूब एलिमेंट आपके पास कहां पर होता है, ये होता है प्लांट के अंदर, जो प्लांट होता है उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एक और भी मैं यहां पर मेंशन करूंगा, वो आपके पास है मेच्योर आरबीसी, मेच्योर आरबीसी।
मैच्योर आरबीसी ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो ये आपको मिलेंगे एनिमल्स के अंदर। अगर मोस्टली बात करूं तो मैं यूज करूंगा मेमल्स। मेमल्स में आपको मिलेंगे ब्लड सेल, ठीक है। और ये बात नोट कर लें, जो मेच्योर आरबीसी होता है इसको हम कहते हैं अन्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं? अन्यूक्लिएट। अ मींस नॉट, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से हम यूज करते हैं अन्यूक्लिएट, ठीक है। तो ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये आपके पास यूकैरियोटिक कुछ मैंने सेल्स मेंशन किए हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन एंड हुआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने तो यहाँ पर उसके आउट ऑफ व्यू बात की, ठीक है, आउटर व्यू के बारे में बात की। अब हम करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही हो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही हो। तो ये जो आपके पास कंप्लीट नजर आ रहा है, ये जो आपके पास कंप्लीट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस से, ठीक है। और ये जो चीज आपको नजर आ रही है बाहर की तरफ, यहाँ पर आपको छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम कहां पर अटैच है? राइबोसोम अटैच है RER पर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? RER है। डिटेल के साथ पढ़कर आए, ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये these are all called न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एनवलप होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। सिमिलरली आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो आपके पास दरमियान में नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का डिस्कस हम कर चुके हैं राइबोसोम के अंदर। क्या करते हैं न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस बेसिकली राइबोसोम की एक फैक्ट्री होते हैं, यानी मींस राइबोसोम को बनाते हैं न्यूक्लियोलस। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो पूछा जाता है एमडीकेट नम्स ईटा में, तो वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें आप नोट करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपके पास होती है वो एक पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। और ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं होती, डबल मेम्ब्रेनस होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो न्यूक्लियस होता है इट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट मीन इनके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगेन यहां पर मैं मेंशन करता जाऊं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वर्ड बाय टू पैरेलल, ये दोनों आपके पास पैरेलल मेम्ब्रेन होती है लाइक दिस वन। यहां पर आपके को न्यूक्लियस मिलेगा। तो न्यूक्लियस कवर्ड बाय द टू पैरेलल मेम्ब्रेन, और उन मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है? स्पेस होता है। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो तो ये क्या है? आपके पास स्पेस नजर आ रहा है दो मेम्ब्रेन के दरमियान। ऐसा नहीं है दोनों मेम्ब्रेन आपस में चिपकी पड़ी है, इनके दरमियान में स्पेस होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस कवर्ड बाय द टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ स्पेस, ये चीज भी नोट कर ले भाई कि स्पेस कितना होता है। स्पेस जो आपके पास मेंशन किया जाता है कि ये जो स्पेस होता है वो तकरीबन अराउंड 10 to 15 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 10 to 15 माइक्रोमीटर ये स्पेस होता है इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। चलें, अब आपसे पूछा जाता है ये जो स्पेस है हम इसे क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ये बात नोट कर लें, दिस स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलें, ये बात भी नोट कर लें, ये जो आपके पास
न्यूक्लियर एनवलप होता है। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो इसका भी मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, न्यूक्लियस एनवलप ये क्या करता है? न्यूक्लियर एनवलप बेसिकली सेपरेट करता है, इट सेपरेट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होता है उसको सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल से, जो उसको सेपरेट करता है हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, इस वजह से मुझे यहाँ पर डिस्कस करना पड़ा। अब मैं आता हूँ जो आपके पास यहाँ पर पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है क्या वो डायरेक्टली लिंक करती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से? तो यहाँ पर मैं अगर आपको नोट करवाऊं तो यहाँ पर देखें, जो आपके पास है आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आपके पास है दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस वन इज कॉल्ड RER। दैट मीन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूं, द आउटर लेयर continues with the endoplasm reticulum. The inner one encloses the nuclear and inner one, जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर, वो क्या करती है? वो बेसिकली इनक्लोज करती है अपने अंदर जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको, इनक्लोज दी न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ तक जो बातें थी आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड वो यहाँ तक आपके पास एंड हुई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, सबसे पहले बात न्यूक्लियर पोर्स हैं क्या? ठीक है, जो आपके पास न्यूक्लियर पोर्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक कुछ पोर्स नजर आ रहे हो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज भी नोट कर लें, जो न्यूक्लियर पोर होता है ये किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? ये एमडीकेट में पूछा जाता है अक्सर, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स। ये नम्स और ईटा वाले इसको जरूर नोट करें। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी नोट कर लें कि न्यूक्लियस के जो पोर होते हैं वो कैसे बनते हैं। न्यूक्लियर पोर्स आर रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपके पास फ्यूज करती हैं देन आपके पास क्या बनते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि न्यूक्लियस पोर्स होते क्यों है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं दे कैन एक्ट एज गेटवे, एक गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, दे कैन एक्ट एज अ गेटवे फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर मटेरियल को एक्सचेंज करवाना है, इस वजह से ये न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अराउंड बने हुए होते हैं। ठीक है,
उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म की। जिस तरह आपके पास साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्म हम बेसिकली कहते हैं फ्लूइड को, ठीक है। जो सेल का फ्लूइड होता है हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस का फ्लूइड है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड ये चीज भी नोट कर दें, इट इज आल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ। हम इनको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, सॉरी कैरियो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट भी नोट करें, ये जो आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इट इज द सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। आपके पास सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म से रिलेटेड आपसे को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। जिस तरह साइटोप्लाज्म में पढ़कर आए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज बॉडीज आ जाती हैं। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स नजर आएंगी। लाइक आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है, आपको डीएनए मिलेगा, आपको आरएनए मिलेगा, इसी तरह आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, आपको उसके अलावा मैग्नीशियम आयन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं पढ़कर आए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो लेक्चर जरूर सुने। एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये डीएनए और आरएनए के एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। तो ये बातें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑफ जो इसमें आपके पास स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर था, ये आपके पास थर्ड है। अब आते हैं फोर्थ जो स्ट्रक्चर हमें मेंशन करना है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये एक बॉडी नजर आ रही होगी, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये आपको अगर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा हो, ठीक है, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो हमारा नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब भाई न्यूक्लियोलस क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियोलस है ये आपके पास डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। इसके अलावा ये आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नंबर पूछा जाता है न्यूक्लियस के बारे में, इट मे बी वन, इट मे बी वन आर मोर इन न्यूक्लियस। आपके पास न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और बात भी नोट कर लें, जो आपके पास जो न्यूक्लियस होता है इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये न्यूक्लियस बेसिकली क्रोमोटीन जो होता है, क्रोमेटीन जो होता है कंटेन्स क्रोमोसोम की फॉर्म होती है, उसकी कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, क्रोमेटिन की कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, उस साइट को हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। उन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के साथ ये न्यूक्लियस क्या करता है, अटैच करता है। तो क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस अटैच टू क्रोमेटिन स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन जिसको हम कहते हैं NOR, ठीक है। तो ये बात भी आप नोट करते जाएं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नम्स वाले और ईटा वाले ऐसी पॉइंटों को मिस ना करें।
इसके अलावा न्यूक्लियस से कुछ और एमसीक्यूज के बारे में जो पॉइंट्स है वो आपसे पूछी जाती हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता जाऊंगा। सबसे पहले तरह हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये विजिबल कब होता है? ये विजिबल होता है नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर। इसी तरह न्यूक्लियस के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियस के बारे में, ये कब विजिबल होता है और कब डिसअपियर होता है। तो ये बात नोट कर लें कि न्यूक्लियस फिर कब होता है, डिसअपियर कब होता है। जो अपियर आपके पास होता है ये होता है इंटरफेस के दौरान। इंटरफेस एक पार्ट है, एक स्टेप है आपके पास सेल डिवीजन का, वहां पर ये अपियर होता है। और डिसअपियर कहां पर होता है? डिसअपियर होगा जब आपके पास सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। डिसअपियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगी तब आपके पास ये डिसअपियर हो जाएगा। ये बातें आपको मैंने यहाँ पर सिंपल करके मेंशन कर दी हैं, जो कि एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियस से और कुछ चीजें, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, में आपके पास दो चीजें मेंशन की जाती हैं। आपसे पूछा जाता है इनके पार्ट्स। तो ये बात नोट कर लें कि न्यूक्लियस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है आपके पास पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया, और दूसरा जो पार्ट इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फिब्रिल एरिया। सेंट्रल फिब्रिल एरिया, ये दोनों पार्ट यहां पर आपको मेंशन किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये दोनों जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं? न्यूक्लियस के पार्ट है, न्यूक्लियस के रीजन है। ठीक है, सबसे पहले पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो ये बात नोट कर लें। जो आपके पास पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया होता है, इट इज द प्रीकर्सर फॉर राइबोसोमल सबयूनिट, फॉर राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल फिब्रिल एरिया की बात करूं तो इनमें आपके पास आ जाते हैं, इट कंटेन राइबोसोमल आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास सेंट्रल फिब्रिल एरिया से पूछी जाती हैं। उसके अलावा जो आपके पास न्यूक्लियोलस होता है, ये बात भी नोट कर लें, जो न्यूक्लियोलस होता है is the factory for राइबोसोम सिंथेसिस। दैट मीन राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, राइबोसोम के बनाने की जो फैक्ट्री है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहां तक आपके पास न्यूक्लियोलस भी एंड हुआ। अब जो नेक्स्ट जो आपको चीजें परेशान करती हैं, ठीक है, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और आपको परेशानी ना हो एग्जाम के दिन। सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का खेल है, आप इसको समझिए क्या है दोनों, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। ये दोनों मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इस वजह से क्यों ना आज इनसे हम दोस्ती कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम से क्या मतलब है? ठीक है, सबसे पहले के पास जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं। ठीक है, जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं आपके पास तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है? सेल डिवीजन के दौरान ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तब जाकर आपके पास क्रोमोसोम बनता है। तो वो मैं चीजें यहां पर मेंशन करता जाऊं दैट ईच क्रोमोसोम the thread like structure
ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जब आपके पास सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तब जाकर बनता है आपके पास क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अगेन देखें, ये जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, ये देखिए ऐसे ही पड़े हुए हैं आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर जाकर आपके पास बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर 1 जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम होता है ये कैसे बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी आप नोट कर लें। जो आपके पास क्रोमोसोम होता है ये बेसिकली प्रोटीन और डीएनए से बना है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता हूं के पास क्रोमोसोम से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है बेसिकली हम इनको नाम देते हैं। अब हम इसको क्या नाम देते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसको नाम देते हैं, ये जो आपके पास है बेसिकली हैं क्रोमेटिड्स। ये क्या है आपके पास, क्रोमेटिड्स है, जिसको हम कहते हैं दी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम की वो क्या है, क्रोमेटिड्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर लार्ज साइज का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपके पास हुआ नंबर 1 स्ट्रक्चर, और इसको मैं नाम देता हूँ नंबर 2 स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास नंबर 1 स्ट्रक्चर था क्रोमेटिड था, और नंबर 2 स्ट्रक्चर जो आपको बॉल लाइक नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपके पास सेंटर में होता है, जो कि इन दोनों को कंबाइन करके रखता है। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या करता है, सेंट्रोमियर जब सेल डिवीजन होती है तो सेंट्रोमियर अटैच करता है किसके साथ, ये अटैच करता है स्पाइंडल फाइबर्स के साथ। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स के साथ अटैच करता है। कब का अटैच होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब आपके पास सेल की डिवीजन होगी तब जाकर ये अटैच करता है स्पाइंडल फाइबर्स के साथ। उसके अलावा सेंट्रोमियर से रिलेटेड कुछ और चीजें, सेंट्रोमियर को हम सेंट्रोमियर को हम सेंट्रोमियर हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हम इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज भी इसमें नोट कर लें, ये जो आपके पास सेंट्रोमियर होता है इनके पास एक काइनोटो के काइनोटोकोर, यहाँ पर आपके पास एक काइनोटोकोर प्रोटीन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक काइनेटोकोर प्रोटीन नजर आएगी, मोस्टली ये ग्रीन कलर की होती है, और यही प्रोटीन है जो कि क्या करती है, अटैच होती है किसके साथ, स्पाइंडल फाइबर्स के साथ। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स के साथ अटैच होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर व्यू से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये आपके पास है सेंट्रोमियर। ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर में आपको क्या नजर आएगी, आपको एक प्रोटीन नजर आएगी, आपको एक
प्रोटीन नजर आएगी। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं, इस क्या नाम देते हैं इस प्रोटीन को? इसको हम नाम देते हैं ग्रीन कलर में, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है, यही काइनेटोकोर प्रोटीन क्या करती है, आपके पास जो स्पाइंडल के फाइबर्स होते हैं उनके साथ ये क्या करती है, अटैच करवाती है। स्पाइनल फाइबर के साथ क्या करती है, अटैच करवाती है। तब जाकर आपके पास क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, फिर आपके पास डुप्लीकेट होते हैं इनके क्रोमेटिड। और यहाँ पर ये जो आपके पास क्रोमेटिड्स नजर आ रही हैं, इसमें आपको नजर आएंगे डीएनए। यहाँ पर आपको क्या नजर आएंगे, डीएनए के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, ये आपके पास कुछ चीजें थी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड से रिलेटेड, जो कि आपको परेशान करती हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है, ताकि डिटेल टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ, जो कि पॉइंट आपसे पूछी जा सकती हैं एमटीकेट के अंदर, नम्स के अंदर एंड इवन ईटा के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें दो फंक्शंस आपके पास मैं मेंशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, इट इज कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। जितनी भी आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल की, वो यही कंट्रोल करता है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आपके पास आती है, ये जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, इट हैज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेल, इट हैज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो इसी न्यूक्लियस के पास होती है डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए में भी अंदर जो आपके पास होते हैं वो जीन्स होते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक ये दो फंक्शन आप जरूर नोट करें। यहां तक आपके पास ये जो टॉपिक हो था वो एंड हुआ। अगर चलें आप इसको देख लें। अच्छा, यहां पर देखें तो जितनी भी चीजें थी वो मैं कवर कर चुका हूं, बट यहाँ पर आई थिंक एक और पॉइंट है जो मुझे यहाँ पर ऐड करवानी थी। ठीक है, वो भी मैं ऐड कर दूं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर के कोर्स जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं उनका नंबर पूछा जाता है, कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं जिस ऑर्गेनेल की बात करूंगा वो है आपके पास एग सेल। एक सेल में आपसे पूछा जाता है इसमें पोर्स कितने होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स एक सेल में कितने होते हैं। सिमिलरली इसमें ये बात, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट्स, उसमें आपके पास कितने होते हैं, आपके पास कितने होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो एक सेल में नोट करें, जो आपके पास एक सेल में होते हैं, दैट अराउंड 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस में 30,000 स्पोर होते हैं, और इरिथ्रोसाइट में आपके पास 3 to 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे यहाँ पर मेंशन करनी थी। अब लास्ट में मैं यहाँ पर एक और चीजें भी मेंशन करूंगा, ताकि अगर आप ही जाएं तो आप इजीली उनका आंसर दे पाएं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं आपके पास क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट स्पीशीज। जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं, उनके अंदर मैं क्रोमोसोम नंबर के बारे में डील करूंगा। ठीक है, स्पीशीज, देन उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितने होते हैं, ठीक है, एंड देन आपके पास उसमें हैप्लॉइड कितने होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल, और डिप्लॉयड का मतलब होता है जो कि आपके पास सेल डिवीजन के पास डबल होते हैं, तो हम उसको कहते हैं डिप्लॉयड। ये आपके पास टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन नम्स ईटा वाले इन चीजों को जरूर नोट करें। ठीक है, सबसे पहले जिस स्पीशीज की बात करूंगा, मैं सबसे पहले
बात करता हूँ मेन के बारे में। मेन के बारे में पूछा जाता है कि कितने डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड होते हैं 46 और हैप्लॉयड अगर आप इसका हाफ कर दें तो आपके पास आएंगे 23। सिमिलरली जो सेकंड आपसे पूछा जाता है दैट इज अबाउट ठीक है, जो आपके पास जो सेकंड में बात करता हूं वो है आपके पास ओनियन की। ठीक है, ओनियन की बात करूंगा तो ओनियन में आपके पास जो डिप्लॉयड होते हैं दैट इज अराउंड आई थिंक 16 होते हैं। ठीक है, 16 और यहाँ पर जो हैप्लॉयड है वो 8 होते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा उसमें आपके पास है गार्डन पी की। गार्डन पी की, गार्डन पी में आपके पास आते हैं 14 डिप्लॉयड और हैप्लॉयड अगर आप करेंगे तो आपके पास आएंगे 7। नेक्स्ट इसमें जो स्पीशी आती है दैट इज कॉल्ड फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में भी आप नोट कर लें, जो फ्रॉग है उसमें जो टोटल डिप्लॉयड होते हैं दैट इज 26, अगर हाफ करेंगे देन 13 आएंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो स्पीशी मेंशन की जाती है दैट इज ड्रोसोफिला। इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में, लेकिन यहाँ पर नोट कर लें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं इसमें वो है आपके पास 8, अगर हैप्लॉयड पूछे तो होंगे 4। सिमिलरली जो नेक्स्ट इसमें स्पीशीज में मेंशन करूंगा दैट इज चलें पोटैटो या पीजन। जो पीजन में आपके से पूछा जाता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 80 और जो हैप्लॉयड होता है वो होते हैं 40। ठीक है, पीजन के अलावा लास्ट जो मैं बात करता हूं वो मैं करता हूं पीजन आपके पास हो गया, देन कौन रहता है अभी, चलें जो नेक्स्ट में बात करता हूं पीजन के अलावा वो है आपके पास पोटैटो। ठीक है, पोटैटो भी आपसे पूछा जाता है, जो पोटैटो में जो डिप्लॉयड होते हैं दैट इज 48 और अगर हाफ पूछे जाए देन इट विल बी 24। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप इनको जरूर रिवाइज करते रहें। ओनियन गार्डन पी में आपके पास 14 और हैप्लॉयड पूछे तो 7, फ्रॉग में अगर डिप्लॉयड पूछे तो 26, हैप्लॉयड पूछे 13, ड्रोसोफिला में टोटल आपके पास डिप्लॉयड होते हैं 8, हैप्लॉयड पूछे तो 4, पीजन में आपके पास 80 होते हैं और हैप्लॉयड 40, पोटैटो में 48 होते हैं और हैप्लॉयड 24। चलें एक और भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। ठीक है, एक और भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं और वो है आपके पास चिंपैंजी। चिंपैंजी चिंपैंजी के पास जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं दैट इज 48। ठीक है, और यहाँ पर 24, इन दोनों में आपके पास मोस्टली सेम होते हैं पोटैटो के अंदर और चिंपैंजी के अंदर, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये जो लेक्चर था कंप्लीट हुआ। ठीक है, जितनी भी पॉइंट्स थी नम्स ईटा एमटीकेट से रिलेटेड 2025 से लेकर आगे जितने भी एमटीकेट होंगे सब में यही पॉइंट्स हैं। अगर कोई बुक चेंज होती भी है तो हम उसके लिए एडिशनल लेक्चर अपलोड करवाएंगे अपने टीचर से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो टॉपिक थे वो एंड हुए। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो टॉपिक थे वो यहाँ पर मैंने सारे के सारे कवर कर चुका हूँ, तो रिवाइज करते रहे, नोट्स बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेक्चर अगर आगे आएंगे तो आपके होम पेज पे यूट्यूब खुद लेक्चर शो कर देगा। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, मूव करते रहें, आप ही हैं जो मूव करेंगे, कोई भी आपको पुश नहीं करेगा, आप ही हैं जो आपको ही पढ़ाई करनी है, कोई और आपका दोस्त आपका भाई आपकी बहन आपके लिए पढ़ाई नहीं करेगी, आपके लिए एमटीकेट नहीं देगी, आपको ही देना पड़ेगा। तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं की तो आज से करें। ठीक है, अभी से करें, फिर जाकर आपका जरूर कुछ होगा। अल्लाह हाफिज।